चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इतिहास के कालों को समझते हैं। यह हमें अतीत का अध्ययन करने के लिए एक सही ढांचा प्रदान करता है। तो देखिए, पहला है प्रागैतिहासिक काल। ये वो समय है जिसका हमारे पास कोई भी लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसे हम केवल पुरातात्विक अनुमानों के माध्यम से ही समझ पाते हैं, जिसका एक उदाहरण है पाषाण युग। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। अब इस युग में क्या है कि लिखित लिपियां तो मौजूद हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें आज तक समझा नहीं जा सका है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा या लिपि। और फिर तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये वो काल है जहां से हमें प्रामाणिक और समझने योग्य लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं, और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम अतीत का विस्तृत पुनर्निर्माण कर पाते हैं। हमारी आज की पूरी चर्चा इसी काल पर केंद्रित रहेगी। आइए अब भारतीय इतिहास की समय रेखा पर एक नजर डालते हैं। प्राचीन भारत का आरंभ लगभग 2350 ईसा पूर्व से माना जाता है। मध्यकालीन भारत का आरंभ 712 ईस्वी से होता है। यह इसका प्रारंभिक चरण था। फिर 1192 ईस्वी से उत्तर मध्यकालीन चरण का आरंभ होता है और 1757 ईस्वी से आधुनिक भारत का आरंभ माना जाता है। दिल्ली सल्तनत इसी मध्यकालीन अवधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम उन घटनाओं की ओर बढ़ते हैं जिनसे मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई। यहाँ हम विशेष रूप से जो शुरुआती आक्रमण हुए उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मध्यकालीन भारत की शुरुआत 712 ईस्वी में हुए पहले सफल अरब आक्रमण से मानी जाती है। इस आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसने सिंध के राजा दाहिर को हराया और ये एक बहुत ही निर्णायक क्षण था। अब प्रश्न उठता है कि इन आक्रमणों में सहायता करने वाले कारक कौन-कौन से थे। पहला, भारत की अपार धन संपत्ति। दूसरा, उस समय भारत में किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव था, जिस कारण राजनीतिक विखंडन की स्थिति थी। तीसरा, आक्रमणकारियों के उद्देश्य दोहरे थे, एक तो लूटपाट और दूसरा इस्लाम का प्रसार। और चौथा, मोहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारियों की महत्वाकांक्षा सिर्फ लूटपाट तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे यहाँ के क्षेत्र पर कब्जा भी करना चाहते थे। इसी क्रम में तराइन के 2 युद्ध बहुत महत्वपूर्ण हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि गोरी घायल होकर पीछे हट गया। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, फिर से उन्हीं दोनों के बीच। इस बार मोहम्मद गोरी विजेता रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि चौहान पराजित हुए और सल्तनत शासन का मार्ग खुल गया। इसका एक मुख्य कारक गोरी का जयचंद के साथ गठबंधन और उसकी बेहतर रणनीति को माना जाता है। अब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका जो विशाल साम्राज्य था वो उसके 3 सबसे भरोसेमंद गुलामों के बीच विभाजित हो गया। ये थे यल्दूस, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। यहीं से दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश गुलाम वंश शुरू होता है। अब हम इसकी नींव और इसके चरित्र को समझेंगे। इसका शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, फिर आया सैयद वंश 1414 से 1451 तक और अंत में लोदी वंश 1451 से 1526 तक। चलिए गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करते हैं। उसका शासनकाल 1206 से 1210 तक था। उसने लाहौर से शासन किया और अपनी उदारता के कारण उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐबक के बाद शासक बना इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1210 से 1236 तक रहा। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कुछ महत्वपूर्ण काम किए। पहला, उसने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया। दूसरा, उसने मुद्रा प्रणाली शुरू की, टका और जीतल। और तीसरा, उसने खलीफा से अपने शासन के लिए वैधता प्राप्त की। इल्तुतमिश ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना की, जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। उसने अपने प्रशासन की सहायता के लिए 40 शक्तिशाली तुर्की गुलामों की एक परिषद बनाई थी। लेकिन यही समूह आगे चलकर बहुत शक्तिशाली हो गया और किंग मेकर की भूमिका निभाने लगा, जो सल्तनत में अस्थिरता का एक बड़ा स्रोत बना। इसके बाद आती हैं रजिया सुल्तान,
जिनका शासनकाल 1236 से 1240 तक था। वो दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थीं। वो एक बहुत ही सक्षम प्रशासक थीं, लेकिन उनका शासनकाल छोटा रहा क्योंकि तुर्की अमीर एक महिला के शासन का विरोध करते थे और उनकी साजिशों के कारण रज़िया का पतन हो गया। अब एक किंग मेकर का उदय होता है जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। वो खुद चहलगानी का एक सदस्य था। सुल्तान बनने से पहले उसने नसीरुद्दीन महमूद जैसे कमजोर उत्तराधिकारियों के समय में सिंहासन के पीछे की असली शक्ति के रूप में कार्य किया। जब बलबन सुल्तान बना तो उसका शासनकाल 1266 से 1287 तक रहा और उसने नियंत्रण की एक कठोर नीति अपनाई। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, जिसके तहत विद्रोहों का क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। उसने सबसे पहले चहलगानी को ही नष्ट कर दिया ताकि कोई उसे चुनौती न दे सके। उसने राजा के दैवीय अधिकार सिद्धांत को लागू किया और स्वयं को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा। और उसने फारसी दरबारी संस्कृति को अपनाया, जिसमें सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाओं की शुरुआत की। और फिर 1290 ईस्वी में इस युग का अंत हो जाता है। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था, बाल राजा कयूमर्स, उसे जलालुद्दीन खिलजी द्वारा सत्ता से हटा दिया गया और इसी के साथ गुलाम वंश का अंत हो गया।